हमारे सेशन में आप सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास कुछ हाल फिलहाल के कुछ घटनाएं हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बात करने का काम करेंगे, जिसे हम करंट अफेयर्स के रूप में हाल फिलहाल में घटी घटनाओं पे हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। तो मुख्यतः 3 है, यानी कि इसमें 6 विषय है। पहले हम 6 विषय के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस विषय पे आज हम बात करेंगे। पहला विषय हमारे लिए होगा उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, यानी स्टेट कैपिटल रीजन ऑफ यूपी। इसका निर्माण किया जा रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करने का काम करेंगे। उर्सुला बोन डेर लेन बनी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, हम इस पे बात करेंगे। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, हम इस पे बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2024 क्या था, इसको मनाया जाता है, हम इस पे बात करेंगे। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र क्या है, क्यों स्थापित किया गया, इसका क्या काम है, हम इस पे बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें विश्व भर की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई दोस्तों, हम इस पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन क्या है, हम इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा में क्यों है दोस्तों, आइए हम इस पर डिटेल में बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ सहित आसपास के कई जिले, जिसमें हरदोई का नाम आता है, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबांकी को मिलाकर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यानी स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया है दोस्तों। स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल इन सभी जिलों का कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल संख्या 2.29 करोड़ होगा दोस्तों, यानी कि टोटल एससीआर का जो रीजन होगा टोटल 2.29 करोड़ होगा, यानी 2,29,00,000। स्टेट कैपिटल रीजन के गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी को भी तैयार कर लिया गया है, एक अथॉरिटी को भी तैयार कर लिया गया है विनोद, जो एससीआर को देखभाल करेगा, जो एससीआर को कंट्रोल करने का काम करेगा। एससीआर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी कार्य हैं, उसके लिए अधिकारियों का गठन किया जाएगा, या फिर जो भी है उसको देखरेख करने का ये काम करेगा एससीआर, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी विकास प्राधिकरण, उसका भी एक हो गया है। आइए इसमें डिटेल में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्या है, यानी स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, एक तरीके से जो इसको कंट्रोल करनी। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। अध्यक्ष इसके जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री ही होंगे। उपाध्यक्ष जो होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है दोस्तों। क्या है उर्सुला बोन डेर लेन बनी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये कौन है, जिनका नाम है उर्सुला बोन डेर लेन बनी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। इस चर्चा में क्यों दोस्तों, हाल ही में जर्मनी की उर्सुला बॉन डेर लेन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्हें दूसरी बार यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। यह पहली बार जुलाई 2019 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुनी गई थी। इनका वर्तमान कार्यकाल 31 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो रहा है। वह नवंबर 1, 2024 का अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेगी और 31 अक्टूबर 2029 तक इस पद पर रहेंगी दोस्तों। यूरोपीय आयोग क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। यूरोपीय आयोग की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। यह यूरोपीय संघ की राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कार्यकारी शाखा है दोस्तों। राजनीतिक स्वतंत्र कार्यकारी शाखा यूरोपीय संघ की, ये याद रखिएगा। यूरोपीय आयोग में 27 आयुक्त होते हैं, 27 सदस्य हैं। यह कानून का प्रस्ताव और प्रवर्तन करने के साथ साथ नीतियों और यूरोपीय संघ के बजट को क्रियान्वित करके यूरोपीय संघ के समान हित को बढ़ावा देने का काम करते हैं दोस्तों। कौन है ये भाई साहब, विनय मल्होत्रा, ये कौन है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। ये हमारे यही देश का है IAS अधिकारी का एक सदस्य हैं, IAS ऑफिसर हैं, जो कई देशों में इन्होंने एक तरीके से इस देश का प्रतिनिधित्व किया है एज ए एम्बेसडर के रूप में, एज ए राजदूत के रूप में। हाल फिलहाल में इनको अमेरिका के राजदूत के रूप में इंडिया की तरफ से इन्होंने नियुक्त करने का काम किया गया दोस्तों। इसीलिए ये भाई साहब चर्चा में है, इनके बारे में हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। इस चर्चा में क्यों, हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक, आपने सुना होगा ने, एशियाई बैंक ने औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। विनय मोहन क्वात्रा 1988 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने अगस्त 2017 से फरवरी 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था। इन्हें वर्ष 2022 में विदेश सचिव भी नियुक्त किया गया था दोस्तों। यानी अच्छी खासी इनका इतिहास है। अमेरिका के बारे में जानते हैं कि अमेरिका कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है, मैप पर देखें, इसको डिस्कस करते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है।
इसकी सीमा कनाडा और मैक्सिको से लगती है दोस्तों। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है हाल ही फिलहाल में, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2024 चर्चा में क्यों है? प्रति वर्ष 20 जुलाई को हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यह दिन शतरंज खिलाड़ियों और समाज पर उनके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाता है कि कौन शतरंज खिलाड़ी कौन है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इससे होता है, एक मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, एक समाज में इसकी क्या उपस्थिति है, इसके बारे में भी बात करने का काम करता है, समझाने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में वर्ष 1966 से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की जो स्थापना हुई थी 1966 में, उसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हम 20 जुलाई को ही मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना भी 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसीलिए हम 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने का काम करते हैं दोस्तों। शतरंज का इतिहास एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक है दोस्तों। इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी के आसपास भारत में हुई थी। भारत से यह खेल फारस और उसके बाद मध्यकाल के दौरान अरब और यूरोप में फैल गया है। समय के साथ यह अपने आधुनिक रूप में विकसित हुआ है दोस्तों, जिसमें मानकीकृत नियम और रणनीतियाँ शामिल है दोस्तों। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र क्या है, अब इस पर चर्चा करेंगे। ये भी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से करंट अफेयर्स है, एक घटनाएं हैं। इसको किया गया है, राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र बनाया गया है दोस्तों। यानी कि ये केंद्र ऐसी होगी, ये मतलब पहले से पता चल जाएगी कि कहाँ भूस्खलन आएगा, कहाँ भूकंप होगा, कहाँ की ज़मीनें सरकेगी। इस तरीके के जो घटनाएं घटती है देश में, उसको ये पहले ही पता करने का काम करेगा और लोगों को जागरूक करने का काम करेगा दोस्तों, जो कि एक बहुत ही फायदेमंद और एक बहुत ही सकारात्मक चीज़ है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया तथा भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। 3 चीज़ें बनाई गई है यहाँ पे। एक तो राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र है, जिसमें पहले पता लगाएगा कहाँ भूकंप आने वाला है, कहाँ की ज़मीन फटेगी, कहाँ चीज़ें नुकसान होगा दोस्तों, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। दूसरा है भू संकेत वेब पोर्टल, एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है, वहाँ पे भू संकेत आपको मिल जाएगा चीज़ों को, इसके बारे में डिटेल आगे बात करेंगे। एक तरीके भूस्खलन मोबाइल ऐप का भी बनाया गया है, जो आपके हाथ में होगा, एक डिवाइस के तौर पे होगा, जहाँ से आप चीज़ों को पता कर सकते हैं कि कहाँ भूस्खलन हुआ है, कहाँ किस तरीके की घटनाएँ घटी है दोस्तों। ये सारी चीज़ों की जानकारी देगा। अब आइए देखते हैं, डिटेल में पढ़ते इसको समझते हैं। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र क्या है, इसे क्यों बनाया गया है? इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कोलकाता स्थित धारित्री परिसर में स्थापित किया गया है दोस्तों। इसकी स्थापना भारत में भूस्खलन के खतरे को कम करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि पहले पता चल जाए, इसके बचाव हो सके इससे रिलेटेड। यह समय के साथ सभी भूस्खलन के खतरे वाले राज्यों के लिए प्रारंभिक चेतना बुलेटिन जारी करेगा। वही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि समय के साथ सभी भूस्खलन के खतरे वाले राज्यों के लिए, जहाँ जहाँ भूस्खलन ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ जहाँ ज़मीनें यानी सरकता है, भूमि फटता है, धंस जाता है, इस तरीके का जो घटनाएं घटती है, तो उस वैसे राज्यों के लिए एक तरीके से एक चेतावनी बुलेटिन जारी करेगा समय से पहले ही। यह वर्ष 2030 तक देश भर में, पूरे देश में यानी क्षेत्रीय भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू करेगा। यानी 2030 तक ये पूरे देश में तैयार हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हिस्सा जो इसका निकल कर आता है, भू संकेत वेब पोर्टल। अब भू संकेत वेब पोर्टल क्या है, एक अहम चीज़ है, इसके बारे में जानना। यह एक वेब पोर्टल भूस्खलन के खतरों पर, एक प्रकार का वेब पोर्टल है दोस्तों, जो भूस्खलन के खतरों पर प्रासंगिक डेटा और जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है एक पोर्टल है, एक वेब पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसपे आपको सारी भूस्खलन से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा, प्रासंगिक डेटा होगा, वो सारे डेटा आपको मिलेगा, इसकी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। यह देश में लघु श्रेणी और मध्य श्रेणी के भूस्खलन पूर्वानुमान की शुरुआत भी करेगा, यानी पता करने का काम भी करेगा दोस्तों। भूस्खलन मोबाइल ऐप का क्या है, इसका क्या काम है दोस्तों, इसके बारे में पता करते हैं। आइए, यह दैनिक भूस्खलन पूर्वानुमानों के त्वरित प्रसार को सक्षम करेगा। यह भूस्खलन की घटनाओं पर स्थानिक और सामयिक जानकारी साझा करने और अपडेट करने की सुविधा प्रदान करेगा दोस्तों। सेम काम है, लगभग वही काम है। गेबरा और कुशमुंडा 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल किया गया है। ये चर्चा में क्यों है? छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानों की बात की गई है, एक का नाम गेबरा है, दूसरा का नाम कुशमुंडा है, जो कि worldatlas.com की दुनिया के शीर्ष 10 कोयले खदानों की सूची में शामिल होने का काम किया है दोस्तों। ये भी एक सकारात्मक पहलू, एक सकारात्मक घटना है, जो हम सभी लोगों के लिए एक तरीके से
गर्व करने का काम करता है दोस्तों, गर्व बनाने का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक हमारे लिए एक उपलब्धि की तरह देख सकते हैं हम इसे। वर्ष 2023-24 में इन खदानों का संयुक्त कोयला, यानी कि दोनों को मिलाकर जो संयुक्त कोयला उत्पादन, जो प्रोडक्शन था कोयले का, वो 100 मिलियन टन से भी अधिक था दोस्तों। इन कोयला खदानों को देश के वार्षिक कोयला उत्पादन में 10% का योगदान था, यानी कि पूरे देश में जितना कोयला उत्पादन होता है उसका 10% ये दोनों खदानों मिलकर, ये दोनों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसके द्वारा भरपाई की जाती है, इसके द्वारा पूर्ण किया जाता है। दुनिया की शीर्ष 10 कोयला खदानों की सूची के बारे में हम आइए देखते हैं कि दुनिया में शीर्ष यानी कि टॉप पर जो है सबसे बड़े बड़े कोयले खदानों में किसका नाम आता है, कौन कौन सा देश है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैक थंडर खदान को दुनिया के सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया है विनोद दोस्तों। यानी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कोयला खदान का अगर नाम आता है दोस्तों तो उसमें हम अमेरिका का नाम पहला आता है, जिसका नाम है ब्लैक थंडर खदान। इस सूची में सबसे अधिक 4 खदानें इंडोनेशिया की है दोस्तों, यानी इंडोनेशिया में सबसे बड़ी 4 खदानें हैं जो दुनिया में शामिल दुनिया की लिस्ट में शामिल होने का काम करता है। पहले स्थान पे ब्लैक थंडर खदान आता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरे स्थान पे घेबरा खदान आता है छत्तीसगढ़, जो भारत का है दोस्तों। एक बहुत ही शुभ चीज़ है और हम सभी लोगों के लिए एक गौरवान्वित करने का काम करता है। तीसरी है नॉर्थ एंटेलोप रोसेर खदान, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पड़ता है। कुशमुंडा खदान जो छत्तीसगढ़ भारत का होता है, चौथे स्थान पे भी भारत का ही है दोस्तों। छठा क्या कहता है संगठा खदान जो इंडोनेशिया में पाया जाता है। बिलचाटो खदान जो पोलैंड में है और FTB परियोजना जो इंडोनेशिया में है। टुटुपन खदान इंडोनेशिया में है और बोर्नियो इंडोबारा खदान ये भी इंडोनेशिया में है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में बड़े बड़े जो कोयला खदान है, महत्वपूर्ण कोयला खदान है, ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का राज्य का राजधानी SCR में शामिल नहीं है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर कानपुर होगा। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी टाइप का अगर करंट अफेयर्स को आप पता करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको समय समय पर चीज़ें मिलती रहेगी। बहुत